यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को किस बात की खुशी हो रही है? अमेरिका ने इमरजेंसी में भारत से कौन सी मदद मांगी है? ईरान ने भारत के साथ कौन सी सरदर्द को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? और भी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने इतिहास में पहली बार भारत से जेट फ्यूल परचेज किया है। फाइटर जेट्स और प्लेन्स के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है उसको जेट फ्यूल कहा जाता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस एनर्जी कंपनी शेवरॉन ने अपने कस्टमर्स के लिए भारत से जेट फ्यूल की कंसाइनमेंट परचेज की है, क्योंकि रिसेंटली शेवरॉन की रिफाइनरी में फायर इंसिडेंट हो गया था। आग लगने के कारण कंपनी की ऑयल प्रोडक्शन काफी प्रभावित हुई थी, इसलिए शेवरॉन कंपनी ने भारत से जेट फ्यूल का ऑर्डर प्लेस किया था। और ये इतिहास में पहली बार है जब अमेरिका ने भारत से जेट फ्यूल परचेज किया हो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जेट फ्यूल की कंसाइनमेंट 28 से 29 अक्टूबर को गुजरात के जामनगर पोर्ट के ऊपर एक ऑयल टैंकर में लोड हुई थी और दिसंबर के फर्स्ट हाफ यानी कि दिसंबर महीने के पहले 2 हफ्तों के अंदर अमेरिका के लॉस एंजलिस पोर्ट के ऊपर पहुंच जाएगी। हो सकता है कि जामनगर पोर्ट से और भी कई सारी शिपमेंट्स इसी तरह से आगे भी जाएं। जामनगर पोर्ट के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इसलिए ऑब्वियस है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने ये जेट फ्यूल की कंसाइनमेंट अमेरिका को एक्सपोर्ट की है। और हम सबको पता है कि अक्टूबर महीने तक रिलायंस इंडस्ट्री रशियन ऑयल परचेज कर रही थी। कहने का मतलब है कि जब अमेरिका किसी प्रॉब्लम में होगा या फिर शॉर्टेज फेस कर रहा होगा, उस समय अमेरिकन को रशियन ऑयल से बने फ्यूल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर भारत डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर परचेज कर ले तब इनको प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर रशिया की विजिट के ऊपर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के क्लोज एड और एडवाइजर निकोले पात्रुशेव भारत की यात्रा पर आ गए हैं। पिछले कल इन्होंने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर के साथ मीटिंग की है एंड उसके साथ ही भारत के नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर वाइस एडमायरल बिस्वजीत दास गुप्ता के साथ भी मुलाकात की है। ये कुछ दिन भारत में रहने वाले हैं और भारत में अगले कुछ दिनों में काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को होस्ट करने वाले हैं। अगले महीने दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। उसी विजिट की प्रिपरेशन करने के लिए ये पहले ही भारत आ गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सऊदी अरब में जो इंडियन पिलग्रिम्स का एक्सीडेंट हुआ था उससे संबंधित। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस सड़क हादसे में जितने भी लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं, इन सब का अंतिम संस्कार सऊदी अरब के अंदर ही करवाया जाएगा। मॉर्टल रिमेन्स इस कंडीशन में नहीं है कि इनको ट्रांसपोर्ट करके भारत लाया जाए, इसलिए इन सब का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि विक्टिम्स की फैमिली को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और हर पीड़ित परिवार के 2 लोगों को अंतिम संस्कार के लिए सऊदी अरब भेजने की व्यवस्था करने का फैसला किया है। वैसे भारत की सरकार ने अभी तक कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की अनाउंसमेंट नहीं की है, उससे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ये आर्थिक मदद देने के लिए सामने आ गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रेलवेज को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन रेलवेज ने अब रेलवे स्टेशन के ऊपर मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज और KFC टाइप प्रीमियम सिंगल ब्रांड फूड आउटलेट्स खोलने की परमिशन देने का फैसला किया है। जिस तरह से एयरपोर्ट्स के ऊपर प्रीमियम फूड आउटलेट्स होते हैं, सेम उसी तरह से अब रेलवे स्टेशन के ऊपर भी ये प्रीमियम फूड आउटलेट्स खोलने की परमिशन दी जाएगी। हो सकता है कि पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह देश के कुछ मुख्य और सिलेक्टेड रेलवे स्टेशन के ऊपर ही रन किया जाए और उसके बाद में देश के बाकी सभी राज्यों के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान ने भारत के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी को खत्म करने का फैसला किया है। अब ईरान के अंदर एंट्री और ईरान के थ्रू ट्रांजिट करके किसी तीसरी कंट्री में जाने के लिए भी, यानी कि दोनों पर्पस के लिए ईरान की एम्बेसी से पहले ईरान का वीजा इशू करना पड़ेगा। उसके बाद ही ईरान की फ्लाइट बोर्ड करने दी जाएगी। ईरान ने कहा है कि ये नए रूल्स 22 नवंबर यानी कि 4 से 5 दिनों के अंदर ही लागू हो जाएंगे। दरअसल ईरान ने टूरिज्म को बढ़ावा देने और इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पिछले साल फरवरी 2024 में भारत के लिए वीजा वेवर अनाउंस किया था, जिसके तहत भारत के लोग हर 6 महीने के अंदर 15 दिन तक वीजा फ्री ईरान में रह सकते थे, टूरिज्म पर्पज के लिए जा सकते थे। पिछले साल जब ईरान ने भारत के लिए वीजा वेवर अनाउंस किया था, भारत ने इस जेस्चर को रेसिप्रोकेट नहीं किया था और आज भी ईरान के लोगों को अगर भारत में विजिट करना होता है तो उनको ईरान में स्थित भारत की एम्बेसी से पहले भारत का वीजा लेना पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान ने 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही भारत को दिया ये वीजा वेवर क्यों हटा दिया है, यानी कि वीजा फ्री एंट्री क्यों बंद कर दी है। अब इसके पीछे का कारण है भारत के इलीगल इमिग्रेंट्स और भारत के ट्रैवल एजेंट्स। दरअसल पिछले साल जब से ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस की है, उसके बाद से भारत के ट्रैवल एजेंट्स जो इंडियंस को इलीगल तरीके से फॉरेन कंट्रीज में सेटल करवाने के लिए भेजते हैं, वो ट्रांजिट के लिए इंडियंस को पहले ईरान भेज रहे थे और वहां से किसी थर्ड कंट्री में भेजने का प्रॉमिस कर रहे थे। मसला ये हो गया था कि कई सारे इंडियंस जो ईरान में ट्रांजिट करने के लिए रुकते थे, वो वहां पर
या तो किडनैप हो रहे थे या फिर एजेंट्स के धोखा देने के बाद ये कोशिश करते थे कि खुद ही ईरान में ही वहां पर कोई जॉब ढूंढ लें। और जब टूरिस्ट पर्पस के लिए मिली वीजा फ्री एंट्री के ऊपर जब ये 15 से ज्यादा दिन तक ईरान में रहते थे तो फिर इनको ईरान की पुलिस और अथॉरिटीज ही इनको खुद ही अरेस्ट करके वापस से भारत भेज देती थी। साथ में इंडियंस की किडनैपिंग का मसला ईरान के अंदर अब काफी सीरियस होते जा रहा था। अब काफी मल्टीपल केसेस सामने आ गए हैं जहां पर ईरान में इंडियंस को किडनैप किया जा रहा है और भारत में उनके रिलेटिव्स को फोन करके फिरौती मांगी जा रही है। कुछ केसेस में तो फिरौती देने के बाद लोगों को छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी भी ईरान में कई सारे इंडियंस फिरौती देने के बाद भी लापता हैं, जिनका नामो निशान भी नहीं पता है। इसकी वजह से ईरान की पुलिस के लिए भी हेडेक खड़ी हो गई थी। ऊपर से भारत भी ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि इंडियंस को ढूंढा जाए। कहने का मतलब है कि भारत के ट्रैवल एजेंट्स भी इस वीजा फ्री एंट्री का मिसयूज कर रहे थे और ईरान भी इस वजह से तंग आ गया था। इसलिए ईरान ने अब भारत के लोगों के लिए ये वीजा फ्री एंट्री बंद करने का फैसला कर दिया है, यानी कि सरदर्दी खत्म कर दी है, ताकि केवल भारत के जेन्युइन ट्रैवलर्स ही ईरान आए। वैसे सोचने वाली बात यह है कि भारत के जो इलीगल इमिग्रेंट्स और ट्रैवल एजेंट्स हैं, इनके कारण भारत के जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और ये बस ईरान का ही केस नहीं है, हर एक देश बस इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से भारत को वीजा फ्री एंट्री कभी नहीं देता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फ्रांस और यूक्रेन को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन कर दी है। डील के अकॉर्डिंग यूक्रेन ने फ्रांस से 100 की संख्या में राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए हैं एंड इसके साथ ही 8 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। ये सब फ्रांस अगले 10 साल के अंदर यूक्रेन को डिलीवर करने वाला है, यानी कि साल 2035 से पहले ये डिलीवरीज कंप्लीट करनी है। ये जो डील यूक्रेन ने फ्रांस के साथ साइन की है, इस डील के अंदर फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ ड्रोन्स, ड्रोन इंटरसेप्टर्स, गाइडेड बॉम्ब्स और एमुनिशंस भी इंक्लूडेड है। फ्रांस अगले 3 साल के बाद इन सब की डिलीवरी स्टार्ट करने वाला है। अब ये डील कितने बिलियन डॉलर्स के वर्थ की होगी ये तो खैर अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिकन एलाइज, फ्रांस, नाटो कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने जो रशियन एसेट्स को फ्रीज किया है उनकी वर्थ 160 बिलियन डॉलर्स के अराउंड है। पॉसिबिलिटी है कि ये डील वहीं से फाइनेंस की जाए, यानी कि वहीं से पैसे निकाले जाएं जो रशिया के एसेट्स को फ्रीज किया गया है। वैसे जो भी हो, यूक्रेन के ऑर्डर के बाद राफेल फाइटर जेट्स बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन कंपनी की ऑर्डर बुक और लंबी हो गई है। ऑलरेडी कंपनी के पास 300 से 400 फाइटर जेट्स के ऑर्डर आ गए हैं और यहाँ पर एक है भारत सरकार, जो पिछले 10-12 साल से वेट कर रही है। आई होप भारत सरकार भी जल्दी से MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और फ्रांस को 114 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर जल्दी से प्लेस करे, वरना उनकी डिलीवरी और लेट होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा सुनाई है। हमने सोचा था कि इसको लेकर कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज की सरकारों की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश को लेकर कोई भी सीरियस नहीं है। एक चीज नोट करने वाली है कि एक तरफ यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुनाने के फैसले का वेलकम किया है, यानी कि इस फैसले का स्वागत किया है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स स्पोक्सपर्सन रवीना शम्सदासनी ने इस वर्डिक्ट के ऊपर ऑफिशियल बयान देते हुए कहा कि ये जो बांग्लादेश की कोर्ट ने सजा सुनाई है वो पिछले साल प्रोटेस्ट को दबाने के दौरान जो विक्टिम्स के साथ जुल्म और अत्याचार हुए थे, उनके साथ वायलेशन हुई थी, उन सब लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र इस फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने इस वर्डिक्ट का स्वागत किया है, वहीं पर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया के कई सारे NGOs हैं, उन्होंने इस डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट का विरोध किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो ये भी कहा है कि बांग्लादेश की कोर्ट्स ने ये जो ट्रायल्स किए थे ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है और इनको फेयर तरीके से कंडक्ट किया जाए। ये ना ही फेयर थे और ना ही जस्ट, और ये ट्रायल्स ऐसी कोर्ट में कंडक्ट किए गए जिसकी अनफेयर प्रोसीडिंग्स की अपनी खुद की एक हिस्ट्री है। कहने का मतलब है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश की कोर्ट्स के ट्रायल करने के तरीके का विरोध किया है और कहा है कि इन ट्रायल्स में इंटरनेशनल रूल्स और लॉज का भी ध्यान नहीं रखा गया। भारत की बात करें तो भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक नबा तोला सा बयान दिया था। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और कोर्ट के वर्डिक्ट का हवाला देकर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने दोबारा से जो शेख हसीना को वापस सौंपने की नई मांग रखी है, भारत को लीगल तरीके से भी उनके साथ कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रोसीडिंग्स एक इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर की गई हैं। शेख हसीना ट्रायल्स के दौरान वहां पर मौजूद भी नहीं थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस कंडक्ट करके एक चुनी हुई गवर्नमेंट अभी भी बांग्लादेश के अंदर नहीं है। इसीलिए शेख हसीना को शरण देकर भारत अभी भी किसी भी इंटरनेशनल रूल को वायलेट नहीं कर रहा है और जरूरत नहीं है कि हम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दें। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने शेख हसीना को शरण देकर बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? मोदी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नीचे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है।
सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।